हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिंपल क्यूबिक सेल जो है, प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है, इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। इसके लैटिस पॉइंट, इसके इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी डेंसिटी और इसकी पैकिंग परसेंटेज और एम्प्टी स्पेस, ये सब पढ़ लिया हमने। और आज हम अब सेंटर्ड यूनिट सेल, जो कि आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एफसीसी भी बोलते हैं इसे और सीसी भी बोलते हैं। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और एफसीसी और सीसीपी में आप लोगों को क्या बताया गया था कि फेस सेंटर्ड सेल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है, इसके अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये देखिए। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं हम, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कैसा सेल होता है ये, कैसा क्रिस्टल होता है, यूनिट सेल होता है ये। इसमें एटम कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ फेस पे भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं सिर्फ एक ही फेस, इसकी फेसेस तो 6 होती हैं, अगर मैं एक ही फेस ले लूँ, ये वाली फेस ले लूँ स्टूडेंट्स, तो ये तो कॉर्नर पे एक एटम है, ये दूसरे कॉर्नर पे एटम है, ये तीसरे कॉर्नर पे एक एटम है, ये इस कॉर्नर पे एक एटम है, और इस तरीके से एक फेस पे एटम रहता है जो चारों कॉर्नर को टच करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एफसीसी के अंदर जो कॉर्नर्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते। कॉर्नर्स डू नॉट टचेज ईच अदर। जो कॉर्नर पे जो एटम है ना, वो एक दूसरे को टच नहीं करते। कॉर्नर वाला फेस को टच करता है। तो ये कॉर्नर वाले का नियरेस्ट नेबर फेस है, ये कॉर्नर वाला इस कॉर्नर वाले को टच नहीं करता, जैसे कि हमने पीछे एससीसी में पढ़ा था। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ बात करते हैं लैटिस पॉइंट की। तो लैटिस पॉइंट आपको पता क्या होता है? लैटिस पॉइंट होते हैं फिक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और लैटिस पॉइंट यहाँ पर कितने हैं? लैटिस पॉइंट है टोटल 14, 8 तो कॉर्नर्स पे हो गए, और जो 6 है ये 6 फेसिस पे हो गए। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए? 8 + 6 14। सेकंड हम बात करते हैं Z की। Z क्या था? इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम। आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था Z कैसे निकाला जाता है। अब आप ये देखिए कि अगर ये यूनिट सेल में एटम जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और आपको पता है एक कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन होता है, और इस कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल में 1/8 होता है। तो सबसे पहले तो 8 तो कॉर्नर पे ही है, इनको तो लेकर ही चलना पड़ेगा। और 8 कॉर्नर वाले जो है, इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/8। और 6 फेसिस पे है स्टूडेंट, फेसिस 6 है। और आप अगर जिस रूम में बैठे हैं उसको क्यूब मान लें, और ये देखें कि एक जो फेस है ये कितने रूम में आती है, कितने क्यूब में आती है। एक फेस हमेशा 2 क्यूब में कॉमन होती है। तो यहाँ पर फेसिस टोटल कितनी है? 6। और फेस का कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल में कितना होता है? 1/2। ये मैंने पीछे भी वीडियो में बता रखा है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, 8 को 8 से कैंसिल करो, 2 को 6 पे, 3 पे कैंसिल करो, 1 + 3 कितना हो गया? 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? Z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर? 4। तो ये थे आपके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नियरेस्ट नेबर की। तो बच्चों नियरेस्ट नेबर कौन होगा? नियरेस्ट नेबर इसका फेस वाला होगा, ठीक है। नियरेस्ट नेबर कॉर्नर वाला किसको टच कर रहा है? फेस वाले को, क्योंकि कॉर्नर वाला को तो टच कर नहीं रहा। अगर कॉर्नर वाला को टच करता तो यहाँ पर ये एज लेंथ कितनी होती है स्टूडेंट? हमें पता है एज लेंथ A होती है, और A किसके इक्वल होता है? 2R के। लेकिन यहाँ पर कॉर्नर वाला को टच नहीं कर रहा। कॉर्नर वाला किसको टच कर रहा है? फेस को टच कर रहा है। तो आप अब मान लीजिए मुझे एक फेस डायगोनल निकालना पड़ेगा। फेस डायगोनल कौन सा? ये वाला, ठीक है। मुझे क्या करना है? फेस डायगोनल निकालना है। यहाँ पर ये भी एक एज लेंथ है, इसको A मान लो। ये भी एक एज लेंथ है, इसको A मान लो। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से? एक फेस डायगोनल। फेस डायगोनल निकालना पड़ेगा, जैसे कि ये एक एज लेंथ है, ये भी एक एज लेंथ है, ये हो गया फेस डायगोनल। ये मुझे बच्चों निकालना है। तो मान लो ये A है एज लेंथ, और ये भी एज लेंथ A है, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये मुझे निकालना है, ये क्या है? मेरा फेस डायगोनल।
फेस डायगोनल। अगर मुझे फेस डायगोनल निकालना है तो फेस डायगोनल कितना निकलेगा, मान लो इसको ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो मुझे अगर ए सी निकालना है तो हाइपोटेन्यूज है तो ये अपना पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, और जो मेरा फेस डायगोनल है जो कि ए सी है वो कितना निकलेगा √2a, क्योंकि इसका स्क्वायर जब इधर आएगा ये तो √2a बचेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए सी जो है, ए सी जो ये फेस डायगोनल है इसमें कितने एटम है, एक तो कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे और एक इस फेस पे, मतलब कुछ इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट है। एक एटम तो कॉर्नर पर है, दूसरा एटम ये इस कॉर्नर पर है, और तीसरा एटम जो है ये इस तरीके से फेस पे है। तो अगर आप देखें ए सी यहाँ पर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ तक ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अगर 3 एटम आ रहे हैं तो कितनी रेडियस है, एक रेडियस इस कॉर्नर वाले की, ये 2 रेडियस इस फेस वाले की और ये रेडियस इस कॉर्नर वाले की। तो ए सी की जगह मैंने कितना लिख दिया 4r इज इक्वल टू √2a। हमें तो निकालना है नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर क्या होता है, ये इसका नेबर है, मतलब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का 2r डिस्टेंस निकालना होता है। जैसे कि हमने ऐसे से भी निकाला था कि अगर एक दूसरे को टच करना है, एक इस एटम को इस एटम ने, तो 2r की वैल्यू चाहिए, लेकिन अपने पास कितनी आई 4r की वैल्यू। तो यहाँ से 2r किसके इक्वल आएगा, 2 कॉमन ले और इसको इसके डिवाइड में ले जाएँ तो क्या निकलेगी वैल्यू 1/√2a। जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो 2r की वैल्यू गई a/√2। यहाँ पर तो नियरेस्ट नेबर क्या हुआ 2r की वैल्यू आई a/√2। इसका मतलब यहाँ पर अगर कॉर्नर को टच करना है तो 2r की वैल्यू a चाहिए, लेकिन अगर कॉर्नर वाले को फेस को टच करना है तो 2r की वैल्यू क्या होनी चाहिए a/√2, जो कि a से भी छोटी है। तो ये था इसका नियरेस्ट नेबर। और अब बात करते हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो यहाँ पर अब निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप फेस डायगोनल को भी याद रख सकते हैं, जो हमने निकाला है 4r इज इक्वल टू √2a। ठीक है, तो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करनी है। तो स्टूडेंट अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो ये फेस वाला कितनों को टच करेगा, ये फेस वाला स्टूडेंट कितनों को टच करता है। इसको टच करने के लिए क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए a/√2, क्या होनी चाहिए a/√2। तो स्टूडेंट ये जो फेस वाला है सबसे पहले तो ये 4 कॉर्नर को टच करता है, और दूसरा ये फेस वाला जो अपनी एडजेसेंट फेसेस हैं, मतलब अगर आप किसी रूम में एक फेस ले, अगर मैं ये फेस ले रहा हूँ तो ये फेस कितनी फेसेस को टच करेगी, ये फेस एक नीचे वाली फेस को टच करती है, एक इधर वाली फेस को टच करती है, एक इधर फेस को और एक इस फेस को। तो मतलब एक फेस जो है रूम में कितनी फेसेस को टच करती है, 4 फेसेस को टच करती है। तो इसका मतलब ये हुआ ये फेस वाला 4 कॉर्नर को तो टच करता ही करता है। वो टच कैसे करता है, क्योंकि हमने अभी कंडीशन निकाली कि 2r इज इक्वल टू a/√2। इसका मतलब ये फेस वाला इस कॉर्नर को भी टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से इसके रेडियस से लेके इस रेडियस तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर इस रेडियस तक का डिस्टेंस सभी सेम है। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि फेस वाला ये 4 कॉर्नर को टच करता है। तो ये फेस वाला 4 कॉर्नर के साथ साथ इन फेसिस के सेंटर को भी, फेसिस वाले एटम को भी टच करेगा। तो मतलब एक रूम में कितने फेस सेंटर वाले को टच करेगा, 4 फेस सेंटर। जैसे कि अगर हम आपको मैं बात करूं कि ये एक फेस पे एटम है, इस फेस पे, ठीक है, इस फेस पे एटम है। ये जो एटम है यहाँ पर लग रहा है कि इसको टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये एटम इस फेस वाले को टच करता है। कैसे टच करता है देखिए, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये पूरी एज लेंथ a है तो यहाँ इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a/2 हो गया, यहाँ से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस भी a/2 हो गया। मेरे पास 2 डिस्टेंस है, कौन कौन से, ये भी a/2, ये भी a/2। तो जब आप ये निकालेंगे, मतलब ये एटम कहाँ प्रेजेंट है बच्चे, ये वाला इस फेस पे, और ये वाला एटम जो है ये यहाँ प्रेजेंट है। जब आप ये डिस्टेंस निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो ये डिस्टेंस आपका निकलेगा a/√2, और ये क्या, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 2r की वैल्यू फिर a/√2 आएगी। इसका मतलब ये फेस वाला इस फेस को भी टच करता है,
तो इसके साथ, इस फेस के साथ आप जिस रूम में बैठे हैं देखें इस फेस को कितनी फेसेस टच करती है। एक फेस ये, एक फेस नीचे वाले को भी टच करेगा, एक सामने वाली फेस को भी टच करेगा, एक पीछे वाली फेस को भी टच करेगा। किस फेस को छोड़ के बच्चे? इस फेस को छोड़ के। ये फेस सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूँ, इस सभी को टच करेगा। तो मतलब कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। अब 8 तो एक यूनिट सेल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड एटम का इन 1 यूनिट सेल कितना है? 8। लेकिन अगर आप बात ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट कि ये जो फेस वाला है ना, ये फेस वाला, ये फेस जो है कितने क्यूब में कॉमन होती है? 2 क्यूब में कॉमन आती है। इसका मतलब अगर ये फेस वाला इन 4 फेस के सेंटर एटम को टच कर रहा है तो 7 वाले क्यूब के भी 4 फेस सेंटर्ड एटम को टच करेगा। तो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है इसका, फेस सेंटर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड विद रिस्पेक्ट, मतलब पूरे क्रिस्टल में, ठीक है, इन क्रिस्टल। तो वो बच्चों कितना निकलेगा? 12। वो कितना निकलेगा? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी में कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों एफसीसी में 12 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर मैं कॉर्नर वाले के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आप देख लीजिए, एक कॉर्नर वाला ये एक फेस को, फेस वाले एटम को टच करता है। ऐसे ही एक कॉर्नर कितने फेस वाले को टच करेगा? एक कॉर्नर जो है, आपने जिस रूम में बैठे हैं ये देख लें, एक कॉर्नर जो है कम यहाँ पर 3 फेस, एक यूनिट सेल में 3 फेस वाले एटम को टच करता है। तो ये कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन है। तो 8 क्यूब की 3, हर 3 फेसिस की बात करें तो 24 हो गए, और हर एक फेस 2 बार रिपीट होती है। तो मतलब 24 का हाफ 12। तो आप सिंपली बात याद रखें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है एफसीसी का? 12। और आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस याद रखें इस चीज़ को। अब नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं हम किसकी? डेंसिटी की। किसकी डेंसिटी? एफसीसी की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया गया, मास ऑफ यूनिट सेल बाय में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल कैसा है? क्यूब है। अब मास ऑफ यूनिट सेल आपको बच्चों पता है कि सबसे पहले पता होना चाहिए आपको नंबर ऑफ एटम कितने हैं, और मास ऑफ ईच एटम कैसे निकलता था? मोलर मास बाय में एवोगाड्रो नंबर, लास्ट आपको उसमें बताया गया था। और वॉल्यूम ऑफ कितना है? 1 क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ एफसीसी, डेंसिटी को रो से लिखते हैं। जेड की वैल्यू इसके लिए, एफसीसी के लिए 4 होती है। मोलर मास अभी आपको पता नहीं है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी आपको पता नहीं है। तो ये स्टूडेंट हो गई आपकी डेंसिटी का एफसीसी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका एफसीसी का फॉर्मूला हो गया। अब स्टूडेंट एफसीसी तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसके लास्ट जो है पैकिंग परसेंटेज पढ़ते हैं। तो अब बच्चों पैकिंग परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? पैकिंग परसेंटेज आपको पता है, वॉल्यूम क्यूब का 1 क्यूब होता है, और उस वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम एटम ऑक्यूपाई करेंगे वही होगा उसकी पैकिंग। तो वॉल्यूम ऑफ एटम बाय में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू में 100। अब नंबर ऑफ एटम कितने हैं आपको पता है, नंबर ऑफ एटम जो है कितने हैं एफसीसी के अंदर? 4, और 4 एटम का वॉल्यूम स्पेरिकल होता है, एटम 4/3 पाई आर क्यूब। और स्टूडेंट दूसरी बात, यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम होता है 1 क्यूब, और आपको पता है कि इसके लिए जो टचिंग कंडीशन है, अभी हमने टचिंग कंडीशन निकाली थी कि यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? ये √2 मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4r बाय में √2। तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख सोल्व करते हैं, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, ये बच्चों इंटू में 100 भी था, और यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 4r बाय में √2 का होल क्यूब। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 16 बाय में 3 इंटू में बच्चों 100 भी लेना है यहाँ पर, पाई आर क्यूब, 4 का क्यूब 64, और ये 64 यहीं पर रहेगा, और √2 का जो क्यूब होता है वो आता है 2√2, वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर r का क्यूब जो है वो यहीं रहेगा, और इनटू में क्या है? 100। तो स्टूडेंट
यहाँ पर कैंसिल करते हैं इसको। 16 के टेबल पे 64 4 पे जाता है, 2 के टेबल पे 4 2 पे जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन गई, √2 में 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपने पास क्या बचा, r³ से r³ कैंसिल। यहाँ पर स्टूडेंट बचा अपने पास एक तो √2 पाई में 6 और इनटू में 100। तो जब बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 74%। इसका मतलब जो FCC की पैकिंग होती है वो कितनी होती है, 74% जो है FCC की पैकिंग होती है। तो पैकिंग तो आपको पता चल गई, लेकिन इसका एम्प्टी स्पेस कितना होगा, किसका एम्प्टी स्पेस, FCC का। तो जो FCC का जो एम्प्टी स्पेस है स्टूडेंट, वो 100 में से 74 जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 26% जो है ये FCC का क्या है, एम्प्टी स्पेस। तो स्टूडेंट FCC को हमने पढ़ लिया। FCC के हमने लैटिस पॉइंट, Z की वैल्यू, नियरेस्ट नेबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी और क्या पढ़ा, पैकिंग परसेंटेज। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम BCC की पैकिंग, BCC के लिए ये ऐसे सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए यह आपका यही होमवर्क रहेगा।